Dear student, this is our second chapter, solution. Then first page is title. The definition of solution, types of solution, expression expressing concentration of solution, then solubility. Solubility divided in two parts. Solubility of solid in a liquid, solubility of a gas in a liquid. Second point, also explain Henry law. Vapor pressure of a liquid solutions. Vapor pressure of a liquid solutions. The first topic according to Raoult law. Then Raoult law of a special case of a Henry law. Then vapor pressure of a solution of solid in a liquid. Then ideal and non-ideal solution. Then colligative properties. We have four colligative properties: relative lowering of vapor pressure, depression of freezing point, elevation of boiling point, osmotic pressure of the solution, then reverse osmosis and water purifications. The last topic is abnormal molar masses, that is called one-top factor. Our chapter 5 marks chapter. Okay, then 3 marks numerical is fixed in board exam. अब अगर देखा जाए तो 5 नंबर का चैप्टर था, उसमें 3 नंबर का तो न्यूमेरिकल फिक्स है. इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से एक न्यूमेरिकल फिक्स रहेगा और बाकी का इतना जो ऊपर का है यहाँ से डेफिनेशन से लेकर के आइडियल नॉन आइडियल तक 2 नंबर का थियोरटिकल पोर्शन है. तो यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा. ये अपने को पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं और कैसे अपने को इसको प्रिपेयर करना है. उसी हिसाब से अगर अपन करेंगे तो फुल मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं. एक भी क्वेश्चन आपका या एक भी मार्क्स वहाँ से अपना कटेगा नहीं. फर्स्ट टॉपिक डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन. अभी ये सॉल्यूशन वर्ड अपने लिए नया नहीं है क्योंकि 9th क्लास से अपन पढ़ते हुए रहे, 9th 10th सब में पढ़ा आपने. सॉल्यूशन का मतलब सीधा सीधा होता है अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स. एग्जांपल कॉमन सॉल्ट, यानी किसी भी वाटर में आप कुछ भी चीज़ मिलाते हो तो वो सॉल्यूशन बन जाता है. किसी लिक्विड में आप कुछ भी चीज़ मिलाते हो तो सॉल्यूशन बन जाएगा. अब इसके बिहार पर ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और वो सब अपन ने पढ़ रखे हैं 9th में. तो यहाँ पर अपन पर्टिकुलर इसकी प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देंगे. देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन विच कंटेन 2 कंपोनेंट्स इन इट आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें 2 सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये 9th का टॉपिक है, फिर भी यहाँ पर अपन हल्का सा देखेंगे इसको. सब्सटेंस विच आर यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट. जिससे सॉल्यूशन बनता है that are called components. The component that is present in a large quantity is known as a solvent. The solvent determines the physical state in which solution exists. The other component present in a lesser amount in the solution is termed as a solute. Excess amount solvent, lesser amount solute. बस अपने को ये ध्यान देना है. ठीक है, इस तरह से जैसे ये बीकर है, आपके पास सॉल्वेंट है, लेजर अमाउंट होगा वो ऊपर से डाल रहे हो आप. अब ये ऊपर से हो सकता है सॉल्ट, हो सकता है शुगर, हो सकता है लिक्विड सॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है. बट जो लार्जर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट और जो लेजर अमाउंट में वो सॉल्यूट, और दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अपन सॉल्यूशन बोलते हैं. ईच कंपोनेंट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस कोई सा भी हो सकता है. अभी यहाँ पर जो 9th क्लास में पढ़ा था अपन ने, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, इसका मीनिंग ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब ये जो फर्स्ट लाइन है वो सॉल्यूट के लिए और ये सॉल्वेंट के लिए. ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन्स दोनों ही यहाँ पर लिक्विड फेज में है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है ये सॉलिड के फेज में है और ये लिक्विड के फेज में है, सॉल्वेंट. और वेट बाय वेट का मतलब है दोनों ही कंपोनेंट सॉलिड फेज में है. तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वी हैव स्टडीड इन अ 9th क्लास. देन अब ये क्लासिफिकेशन आ गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. अब अपन ने कहा था ना सॉल्वेंट के बिहार पर सॉल्यूशन का नाम रखा जाएगा, तो यहाँ पर गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट है उसके बिहार पर नाम लिखा है. यहाँ देखिए सॉल्वेंट का ये है गैस गैस, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड. तो गैस गैस जहाँ है तो वो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड जहाँ है तो वो लिक्विड सॉल्यूशन, और सॉलिड सॉलिड जहाँ पर है वो सॉलिड सॉल्यूशन. अब यहाँ देखेंगे अपन गैस और गैस, जहाँ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे रखा हुआ है ऊपर से कुछ डाल रहे हो
तो जहाँ नीचे वाला पोर्शन है वो आपका सॉल्वेंट है, ऊपर से जो डाल रहे हो वो आपका सोल्यूट है। तो सॉल्यूट गैस और दोनों गैस, एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन और N2, ऑक्सीजन कम अमाउंट में, N2 ज़्यादा अमाउंट में। इसी तरह से अपन आगे सारा देखते चलेंगे। लिक्विड गैस क्लोरोफॉर्म N2, सॉलिड गैस कैम्फर प्लस N2 गैस। और लिक्विड सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे, गैस इन लिक्विड ऑक्सीजन प्लस वाटर, जो कि आपके सोडा वाटर इसका बेस्ट एग्जांपल है। लिक्विड लिक्विड इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल कम अमाउंट में रहता है और वाटर एक्सेस अमाउंट में रहता है। सॉलिड इन लिक्विड ग्लूकोज हो सकता है, NaCl, CuSO4, ऑल प्रेजेंट एज सॉलिड प्लस वाटर। देन सॉलिड सॉल्यूशन यानी जो आपका सॉल्वेंट है वो सॉलिड फेज में। गैस इन सॉलिड H2 प्लस PD, पैलेडियम, तो हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम पे अब्जॉर्ब करा जाता है, तो वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। लिक्विड सॉलिड यानी अमलगम, सोडियम अमलगम, यानी सोडियम यहाँ पर आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और मरकरी क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट है। तो इस तरह का एग्जांपल हो जाएगा। सॉलिड सॉलिड, तो सॉलिड सॉलिड में क्या हो जाएगा आपका, एलॉयज। तो कॉपर प्लस गोल्ड दोनों ही सॉलिड फेज में है, तो ये एलॉयज हो जाएगा आपका। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसको मेजर कैसे करेंगे और किस फेज में मेजर करते हैं अपन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, उसकी परसेंटेज पता करना, स्ट्रेंथ पता करना, कंसंट्रेशन पता करना, वो सारा इसमें अपन देखेंगे। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर यूनिट सॉल्यूशन और solvent is called the strength of solution. So we have some formulas and some units. तो ये सारी चीज़ें अपन ने 9th में पढ़ी थी, यहाँ पर वापस से हैं, हल्का सा इसको रिवाइज करेंगे। चलिए, मास परसेंटेज मीन्स परसेंटेज वेट बाय वेट, दोनों के लिए इट रिप्रेजेंट मास ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन। मास ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, तो ये 100 पे ले रहे हैं अपन, 100 ग्राम पे ले रहे हैं। देन वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दोनों किस में है, यहाँ पर लिक्विड में है, और यहाँ दोनों किस में थे, सॉलिड में थे, सॉलिड और सॉल्वेंट। यहाँ सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फेज में आ जाएंगे। इट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये 100 ग्राम था, ये 100 ml है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। थर्ड, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी मास बाय वॉल्यूम, W बाय V, W बाय V। इट रिप्रेजेंट मास ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास बाय सोल्यूट इन अ ग्राम डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ ml इन 200। नेक्स्ट फोर्थ है आपका पार्ट पर मिलियन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ppm। ये एयर पॉल्यूशन नापने के लिए यूनिट काम आती है। जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था, इतने ppm में पॉल्यूशन है, ये आपने यूनिट सुनी होगी वहाँ पर, पार्ट पर मिलियन। यहाँ परसेंटेज था वो 100 पे मल्टीप्लाई हो रहा था, पार्ट पर मिलियन में 10⁶ पे हो जाएगा, मिलियन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। पार्ट पर मिलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स डिवाइड टोटल number of all the components of a solution into 10⁶ million. Then concentration in a ppm can be expressed as a weight by weight, volume by volume and weight by volume। तीनों में इसको ppm को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मोल फ्रैक्शंस डिनोटेड बाय x। इट रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूशन। ये सिंपल सा रेशो है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का रेशो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस मोल फ्रैक्शन है। ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं अपन अच्छे से, यहाँ पर जस्ट रिकॉल कर रहे हैं इसको। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ बाइनरी मिक्सचर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A and B आर Na and Nb respectively। the mole fraction of will be XA is equal to Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb। और इसी तरह से अगर इसका XB निकालना अपने को, तो ये आ जाएगा Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb। ये दोनों का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट मोलरिटी नॉर्मलिटी, ये भी 11th क्लास का टॉपिक है। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। तो यहाँ मोलरिटी है तो ये लीटर में आता है, इसका डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन M/V। मोलरिटी
मोललिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो लिटी किस में आएगा, केजी में आएगा, रिटी किस में आएगा, लीटर में आएगा, ये ध्यान रखना। नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट वेट पे कैलकुलेट करते हैं, देखिए आगे। इट रेस्पेक्ट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी फॉर्मूला हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट जो उसका है और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट है आपका डाइल्यूशन लो। अब किसी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करना है तो उसके लिए भी लो है अपने पास, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। कितना है वो और कितना बनाना है, उसके बिहार पर कितना मास और कितना वॉल्यूम करना है उसको, तो ये एक फॉर्मूला है। इसी तरह से नॉर्मलिटी में भी है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। और नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन ये पूछते हैं एग्जाम में, 1 मार्क्स में MCQ में कहीं ना कहीं पूछते ही पूछते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू Z इंटू मोलरिटी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मास, परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी are independent of temperature, whereas molarity and normality are a function of temperature because volume depends on temperature and mass does not। ये याद रखना है, इसमें दोनों में डिफरेंस पूछते हैं। 11th क्लास का टॉपिक है, फिर भी अपने को क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर MCQ क्वेश्चन बनने के चांसेस है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी अगर इसको सिंपल से समझे आप, किसी ग्लास में आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें नमक डाल दिया, कितना नमक उसमें डिजोल्व हो रहा है, यानी 100 ml में कितना नमक डिजोल्व होगा उसकी क्वांटिटी, और 100 ml में कितना शुगर डिजोल्व होगा उसकी क्वांटिटी, 100 ml वाटर में आपका CuSO4 कितना डिजोल्व होगा उसकी क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी उसकी कैपेसिटी हो गई उसमें डिजोल्व होने की, इसको ऐसे समझ सकते हैं। 11th क्लास का टॉपिक है ये भी। सोल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ एग्जांपल लिया अपन ने, ये ग्लास में 100 ml वाटर ले रखा है, उसमें 36 ग्राम NaCl डिजोल्व हो सकता है एट अ गिवन रूम टेम्परेचर। ओके, देन फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी के कुछ फैक्टर्स हैं जो जिससे ये अफेक्ट होता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी उन दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, तो इसके ऊपर एक कंसेप्ट पर डिपेंड है ये। लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक मीन्स दोनों का नेचर एक जैसा होगा तो एक दूसरे में डिजोल्व हो जाएंगे। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर अलग अलग हुआ तो आपस में डिजोल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अपन NaCl और शुगर दोनों में से कुछ भी ले आप, प्लस वाटर, यानी पोलर पोलर, दोनों ही नेचर उनका पोलर है, दे हैव पोल्स, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप। देन नेप्थलीन, एंथ्रासीन प्लस बेंजीन, दोनों ही नॉन पोलर है, बेंजीन भी नॉन पोलर है, नेप्थलीन भी नॉन पोलर है, तो ये दोनों आपस में डिजोल्व हो जाएंगे। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं NaCl प्लस बेंजीन। NaCl आपका पोलर है और बेंजीन आपका नॉन पोलर है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर पर इसका इफेक्ट अगर देखें, सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो आपने शुगर ऐड की या सॉल्ट ऐड किया वाटर में, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें और भी डिजोल्व हो जाएगा, उसके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। इस तरह से ये अपन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अपन एक स्पेसिफिक टर्म के फॉर्मेट में समझना है, इन अ नियरली सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जहाँ सेचुरेटेड बनता है वहाँ की बात कर रहे हैं टेम्परेचर पर। इफ़ डेल एच ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो से जो एंथैल्पी है उसकी ज़्यादा हो तो द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, ये सॉल्यूशन की कंडीशन है। इफ़ डेल एच लेस देन ज़ीरो द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर, ये उसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर। देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के ऊपर कौन सा वाला, सॉलिड इन लिक्विड, उसकी सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपने को ये एग्जांपल याद रखना, सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं ये पूरी, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट है हेनरी लो ने इसको एक्सप्लेन किया। हेनरी लो स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये हो गया आपका सॉलिड इन लिक्विड का, और ये दूसरा एग्जांपल हो जाएगा आपका जब गैस की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा गैस इन लिक्विड। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था आपके हेनरी साइंटिस्ट ने। तो ये वाला अदर एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो जाएगा इसका। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेस, उसको अपन P डिनोट कर रहे हैं, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज इक्वल टू X इन द सॉल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर गैस वेपर
पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और उसका मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू X, तो P इज इक्वल टू KH. तो हियर KH इज अ हेनरी कांस्टेंट. ओके, दिस इज द हेनरी फॉर्मूला. ये 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है. बहुत सी बार इसके करेक्टर हैं, इसके एप्लीकेशन है. हेनरी और राउट लॉ, दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि थ्योरेटिकल में बताया 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो यहीं से बनने के चांसेस रहते हैं. तो आपको हेनरी लॉ का फॉर्मूला आना चाहिए, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड 1 मार्क्स में पूछते हैं आपसे. तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं अपन. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ KH. KH is the function of the nature of the gas. Okay, then higher the value of KH at a given pressure, the lower is the solubility of the gas in a liquid. Okay, next KH direct proportional to temperature. We can say temperature अगर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू भी बढ़ेगी. Solubility of a gas इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब गैस के रिस्पेक्ट में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस की सोलिबिलिटी कम हो जाएगी. इसका बेस्ट एग्जांपल अपन सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स उसमें देख सकते हैं. अब कोल्ड ड्रिंक्स फ्रीज के अंदर है तो इसका मतलब गैस की सोलिबिलिटी एक्सिस में है. उसी कोल्ड ड्रिंक्स को अगर आप बाहर निकाल दो फ्रीज पर, रूम टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर राइज होगा तो उसमें जो CO2 गैस है उसकी सोलिबिलिटी उसमें कम हो जाएगी, क्योंकि गैस स्किपिंग होने लग जाएगी उसमें. चलिए नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस. जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिसमें CO2 गैस है उसमें हेनरी लॉ एप्लीकेबल है. इन द डीप सी डाइविंग, जो डीप सी डाइविंग है वो अपने सिलेंडर के अंदर इस तरह की गैस भर के ले जाते हैं. और ये थर्ड है आपका फॉर क्लाइंबर्स और पीपल एट हाई एल्टीट्यूड, जो कि पहाड़ों पर चढ़ने वाले हैं वो भी अपने सिलेंडर वगैरह ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, उसमें भी ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होता है. अब अगर यहाँ पर गैस में अगर कुछ वेरिएशन हुआ सी डाइव और इसमें, तो वहाँ पर एक दो डिजीज़ है ओडिमा और बेंट्स. तो बेंट्स होता है सी के लिए, और इसी ओडिमा घुटनों वगैरह दर्द के लिए, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसको ये कहते हैं. तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर. चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं वेपर प्रेशर. अब सिंपल सा अगर समझे, वेपर प्रेशर यानी प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. सिंपल डेफिनेशन ये है. तो यहाँ देखेंगे अपन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन ऑब्लिक सॉल्यूशन इन द प्रेशर exerted by a vapor is in a equilibrium with the liquid solution at the particular temperature. तो यहाँ अपन देखेंगे ये ग्लास है, ये क्लोज कर रखी है अपन ने, यहाँ पर ये लिक्विड है और यहाँ पर इसकी वेपर बन रही है. तो अब इस प्रेशर को अगर आप मेजर करोगे किसी मीटर में, तो ये जो प्रेशर क्रिएट किया इस लिक्विड की वेपर ने यहाँ पर, तो दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्किपिंग टेंडेंसी, यानी वाटर कोई सा भी लिक्विड अगर स्किपिंग होगा इसकी सरफेस से ज़्यादा, जितना ज़्यादा स्किप होगा उतनी ज़्यादा वेपर क्रिएट करेगा और उतना ही प्रेशर क्रिएट करेगा. तो कौन सा वाला प्रेशर हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर. ओके चलिए इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए कौन से साइंटिस्ट हैं, राउल्ट लॉ. पहले वाले जो थे वो गैस इन लिक्विड था, यहाँ पर ये लिक्विड और लिक्विड की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे अपन, क्योंकि वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो राउल्ट लॉ ने इसको अच्छे समझा लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. तो यहाँ पर टाइटल चेंज हो गया, ये याद रखना अपने को, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया. वहाँ पर गैस और लिक्विड की बात कर रहे थे, यहाँ दोनों ही लिक्विड की बात करेंगे अपन. फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ ए वॉलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. टू एग्जाम्पल देखेंगे. टू वॉलेटाइल कंपोनेंट्स 1 and 2 with the mole fraction x1 and x2 respectively. Suppose at a particular temperature their partial vapor pressure are P1 and P2. किसका, जो कंपोनेंट लिया अपन ने 1 and 2, यहाँ 1 सॉल्वेंट के लिए है और 2 सोल्यूट के लिए, ये ध्यान रखना अपने को. द वेपर प्रेशर इन अ प्योर स्टेट आर P1 एंड P2. जब दोनों अलग अलग हैं, उनकी प्योर स्टेट है, मिलाया नहीं अपन ने, मिक्स नहीं किया, तब उसका P1 हो जाएगा, उसका P2 हो जाएगा प्योर स्टेट में, और ये है दोनों का मिक्सचर फॉर्मेट में. तो कंपोनेंट 1 के लिए P1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x1, तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 कंपोनेंट 1 के लिए. कंपोनेंट 2 के लिए हो जाएगा P2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x2, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, ये उसके लिए कंपोनेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2. ये P1 और ये P2, इन दोनों की टोटल क्या किसके बराबर हो गई, P टोटल के बराबर. देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2, उस
टोटल डाल्टन वाले में रखना है, तो पी टोटल इज इक्वल टू x1 p1 नॉट प्लस x2 p2 नॉट। यहाँ पर x1 और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। अगर अपने को x1 निकालना है तो 1 माइनस x2 हो जाएगा, और x2 अपने को कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस x1 हो जाएगा। ये यहाँ से अपने को वैल्यू पुट करनी है, तो x1 की वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो x1 की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस x2, ये रख दिया अपन ने यहाँ पर 1 माइनस x2, इस x1 की वैल्यू यहाँ पर पुट की अपन ने, तो 1 माइनस x2 इंटू पी1 नॉट, ये पी1 नॉट बाहर वाला, प्लस x2 और p2 नॉट। अब इसमें पूरे में इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और फिर कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या आ गया यहाँ पर, p1 नॉट, तो ये हो जाएगा, और पूरे ये p1 नॉट बाहर हो गया, और फिर ये इन दोनों में कॉमन हो गया आपका x2, क्योंकि x2 दोनों में आ रहा है, तो x2 बाहर हो गया, तो p2 माइनस p1 ब्रैकेट x2। अब इसको अपन ने ग्राफ में प्लॉट करेंगे, यहाँ पर एक x1 की वैल्यू रखी, चाहे तो अपन इसी फॉर्मूले में x2 की वैल्यू रख करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्राफ देखेंगे अपन, वेपर प्रेशर यहाँ लिखा हुआ है, दोनों कंडीशन है, देखिए p1 x1 1 है और p1 नॉट हाईएस्ट पर है, यहाँ पर है, और x2 इज इक्वल टू 0 है, तब यहाँ से x1 की वैल्यू बढ़ेगी, तो धीरे 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 बढ़ती जाएगी इस तरह से। और ये P1 के लिए, सॉरी ये ग्राफ इस इधर चलेगा, इसके लिए बात करें, P1 नॉट है और ये x1 है, तो P जो है आपका धीरे 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 कम होता जाएगा, तो ये यहाँ पर अपन देखेंगे इसको, P1 और x1 है, तो P1 नॉट और x1 दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, P, तो P1 नॉट और x1 का मल्टीप्लाई क्या होता है, P। तो जब ये और इसका रिलेशन देखेंगे अपन, तो धीरे धीरे x1 की वैल्यू कम होती जाएगी, x1 1 है, कम होता जाएगा, कितना होता जाएगा 0.5 0.3 0.2, तो ये कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ देखिए x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो P1 भी क्या हो गया यहाँ पर 0। सेकंड ग्राफ के लिए लिखेंगे, x2 इज इक्वल टू 0 है और यहाँ x1 इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर देखिए अब ये धीरे 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 डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, तो ये यहाँ पर ये दोनों को मिला करके थर्ड P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये ग्राफ दिखा रखा है इसको। ये वेपर प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ है। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, अब प्योर वेपर फेस की बात करें तो इफ y1 एंड y2 आर मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली इन द वेपर फेस, देन यूजिंग डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो P1 इज इक्वल टू y1 P टोटल, P2 इज इक्वल टू y2 P टोटल, और ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, Pi इज इक्वल टू yi P टोटल। तो यहाँ पर इसको दोनों को आई के फॉर्मूले में लेंगे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड राउट लो। वहाँ पर पहले लिक्विड इन लिक्विड था, ये ध्यान रखें आप, यहाँ पर आ गया सॉलिड इन लिक्विड। अब यहाँ पर अगर समझें अपन, ये एक एक्सपेरिमेंट लिया अपन ने, यहाँ पर क्या किया, ये प्योर सॉल्वेंट लिया, अगर समझो इसको तो वाटर ले लिया अपन ने, अब प्योर वाटर है तो इस तरह से इसकी सरफेस पे वाटर रहेगा, अब यहाँ पर इसकी स्किपिंग रेट होगी, इसको अपन ने क्लोज कंटेनर में लिया है, तो यहाँ पर प्योर वाटर जब है तो स्किपिंग रेट इसकी हाई होगी, ठीक है। फिर इसमें अगले में क्या किया अपन ने, सॉलिड भी ऐड कर दिया, 1 मोल सॉलिड 1 मोल सॉल्वेंट, तो NaCl आपने ऐड कर दिया, और अपने को पता है NaCl क्या है यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल है। तो लेयर पे अगर देखेंगे या सरफेस पे अपन देख रहे हैं तो सारे ही वाइट नहीं है, ब्लैक डॉट भी है, तो ब्लैक डॉट किसको डिनोट कर रहा है, NaCl को। अब सरफेस के ऊपर कुछ NaCl आ गया, कुछ वाटर आ गया, तो इसकी स्किपिंग रेट कम हो जाएगी, क्योंकि NaCl तो नॉन वोलेटाइल है, तो वो उस जगह को ब्लॉक कर देगा, तो जहाँ से वाटर स्किप हो रहा था वो जगह कम हो गई, तो यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल है, इतने ज़्यादा है। तो अपने को ये समझ में आया यहाँ पर प्योर वाटर में वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है और नॉन वोलेटाइल सॉलिड के साथ में वेपर प्रेशर कम बन रहा है। अब इसी को अपन पूरा समझते हैं यहाँ पर। फॉर एनी सॉल्यूशन द partial vapor pressure of each volatile components in the solution is directly proportional to its mole fraction। volatile के लिए है ना, नॉन वोलेटाइल होता क्या होता है उसका अलग है। तो इफ बाइनरी सॉल्यूशन लेट अस डिनोट द सॉल्वेंट बाय 1 वोलेटाइल, सॉल्वेंट को किससे डिनोट किया 1 से, और वो भी कौन सा है वोलेटाइल, एंड सोल्यूट बाय 2, और वो कौन सा वाला है यहाँ पर नॉन वोलेटाइल, तो वो गया आपका नमक NaCl। only the solvent molecules are present in vapor phase and contribute to vapor pressure। तो यहाँ पर वेपर फेज में कौन है, केवल सॉल्वेंट, सोल्यूट का पार्टिसिपेंट नहीं, क्योंकि सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। तो अकॉर्डिंग टू राउट लो क्या कहेंगे अपन, P1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x1, P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट।
तो P1 नोट क्या है यहाँ पर, और P1 क्या है, ये तो वेपर प्रेशर और ये प्योर का वेपर प्रेशर है। सॉल्यूशन ऑफ ए राउल्ट लॉ फॉर ऑल कंसंट्रेशन, तब उसके लिए ग्राफ क्या बनेगा, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, यहाँ 0 मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर 1 है, तो ये x1 इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 1। तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा। जो इससे पहले अपन ने देखा था वो एक ये सिंगल ग्राफ है, वो डबल था, दोनों के लिए था, इसलिए अपन ने इसको देखा। चलिए इसको आज यहीं तक रखते हैं अपन, और इसके बाद आएगा आपका आइडियल नॉन आइडियल और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। यहाँ तक को आपको इसको तैयार करना है, यहाँ तक में थ्योरी क्वेश्चन बनता है और इसके साथ एक टॉपिक और इंक्लूड है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू सो मच।